جو प्रोपेगेंडा किया, मैं कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं ग्वाल मंडी में बड़े बड़े नेक लोग रहते हैं। वजीर आजम जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है। महंगाई वो अरूज पर है, आसमानों से बातें कर रही है। गरीब आदमी पिस गया है, उसकी जेब खाली हो गई है। लोगों को उनको एम्पावर करना, उनको तालीम देना, उनको इलाज मुहैया करना कि हम एहतसाब नहीं, इंतकाम की चक्की से हम गुजर रहे हैं। और साहब, जनाब कल्बे हसन साहब और जनाब चौधरी आजम नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान बार के बहुत काबिल एहतराम ज़ोमा और यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान भर से पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज के अकाबरीन, दानिश्वर हजरात, जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का इस लिहाज से बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज अपने खलूस और एफर्ट्स के साथ पाकिस्तान भर से यहाँ पर एक नुमाइंदा इजलास का एहतमाम किया और एपीसी से पहले प्री एपीसी का इंतज़ाम किया, जिसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और तहसीन पेश करता हूं। तमाम बुजुर्गों और भाइयों ने बड़ी तफसील के साथ उस एजेंडा के ऊपर अपनी राय पेश की, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको रेपिटेशन करके आपको बोर करूं, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जो बातें आज यहां पर की गई, चाहे वो जजेस के इंतखाब के हवाले से कि उनका क्या मेयार होना चाहिए, उनकी क्या काबिलियत, ईमानदारी का बेंचमार्क होना चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी ज़ाती पसंद नापसंद से वो बालातर हों, और फिर एहतसाब के हवाले से जो आपने जो एजेंडा आइटम यहाँ पर रखा और शहरी आज़ादियों और बात करने के हक के हवाले से जो आपने ये एजेंडा बनाया, इससे ज़्यादा आज के हवाले से कोई और इम्पोर्टेंट एजेंडा नहीं हो सकता। और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब ने कुर्बानियों के लिहाज से जो बातें फरमाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके ख़ानदान ने यकीनन जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कुर्बानी की इंतहा होती है, और पूरी कौम इस बात की मोतरफ है कि इस बाग में इनके ख़ानदान के ज़ोमा का खून शामिल है। इसी तरीके से यकीनन बलोचिस्तान में, केपीके में और पंजाब में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर हमारे पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने और पंजाब के अवाम ने बहुत गरां कदर खदमात और कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका इस मुल्क की तारीख़ में हमेशा जिक्र रहेगा और याद किया जाता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, पहली बात तो ये है कि आज चूंकि बार के यहाँ पर स्टार्स बैठे हैं और स्टार पॉलिटिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क के अंदर
इंसाफ के हवाले से नशेब फराज आते रहे, वो अदवार भी आपको याद होंगे जब मौलवी तमीजुद्दीन के केस में किस तरह जस्टिस कार्निस ने डिसेंडिंग नोट लिखा था, और फिर वो भी दौर आपको याद होगा और उन जज साहब का भी नाम याद होगा जिन्होंने पहली मर्तबा नजरिया जरूरत को इंट्रोड्यूस करवाया। और फिर जस्टिस कियानी जैसे अजीम लोग भी आपको याद होंगे, और वो जज भी आपको याद होंगे जिन्होंने बाद में, बहुत बाद में ये कहा एक इंटरव्यू में कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो फैसला मैंने दबाव के तहत किया था। और वो जज भी आपको याद होंगे जस्टिस शफीउर रहमान, जिनके जवां बेटे की उनकी वो इंतकाल कर गए और वो जनाजा पढ़ाने और दुआ खैर करने के बाद फिल फौर वापस आए और अदलिया में अपनी जिम्मेदारी संभाली। और फिर आज के जमाने में जस्टिस जज अरशद मलिक का भी सारा किस्सा आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उतार चढ़ाव क्यों? इन 73 सालों में ये गहराई और ये ऊंचाई क्यों? उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ अदवार में डिक्टेटर्स ने अपने मर्जी की अमेंडमेंट्स करवा के अदलिया को भी बहुत ज्यादा कमजोर किया, और फिर उनके दिफा के लिए और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो काम सियासतदानों को और सिविल सोसाइटी को करना चाहिए था, वो शायद उस स्ट्रेंथ के साथ ना हो सका। और फिर यही वजह है कि हमने ऐसे जजेस भी देखे जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, और मुझे अफसोस है, मुझे अदलिया के हम सबको एहतराम है और मुंसिफों का हम सबको एहतराम है, लेकिन वो चंद लोग मुंसिफ की शक्ल में जिन्होंने डिक्टेटर्स को, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, और आइन में इख्तियार करने का आइन में अमेंडमेंट करने का इख्तियार दे दिया कि आप ये आइन में अमेंडमेंट कर लें। ये है वो दिल खराश वाकयात, ये है वो एक बदनुमा धब्बा हमारे इस इंसाफ के चेहरे पे, जो कि बदकिस्मती से अगर हम धोना भी चाहें तो नहीं धो सकते। लेकिन मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब माजी में रोने धोने से तो कोई फायदा नहीं। आज हमें माजी से सबक हासिल करते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। और जिस तरह मैंने जिन अजीम जजों का नाम लिया और उन जजेस का जिन्होंने फिर खुद एतराफ किया, मेरा ख्याल है जस्टिस मुनीर ने भी कहीं बाद में एतराफ किया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी जो था, ये मेरी एक बड़ी फाश गलती थी। Am I right or not? तो क्या इस माजी के इन एतराफात से, इन माजी की इन फाश गलतियों से आज हमें सबक सीखना होगा? नहीं सीखा तो फिर खुदा ना खास्ता मेरे भाई महमूद खान साहब और दूसरे जो यहां पर जोमा बैठे हैं, उनकी बातों में फिर बड़ा वजन है कि अगर आईने पाकिस्तान की अगर हम तौकीद नहीं करेंगे, क्योंकि इसी आइन ने एक जोड़ रखा है, एक प्रो रखा है पूरे पाकिस्तान के, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून हैं, कश्मीरी हैं, सराइकी हैं, बल्ती हैं,
वो किसी भी कौम से उनका ताल्लुक हो, इसी आइन ने जोड़ रखा है। और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि जहां पर सियासी पार्टियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए, वहां पर हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी ब्लंडर्स हुए हैं, और हमें इसका एतराफ करना चाहिए कि कब तक हम इस मुल्क के अंदर ये तमाशा हम देखते रहेंगे, जहां पर हमारे छोटे सूबों के यहां पर बहुत ही काबिल एहतराम ज़ुलमा ने जो बातें की हैं आइन के हवाले से, आइनी हकूक के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, यहां पर जो बात की गई है कि आज शायद मीडिया के ऊपर इतनी बंदिश है कि पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलती। अब अगर, और देखें, मैं जिस तरह हम अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं, मैं बड़े अदब से, बहुत ही विद द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर मीडिया चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके मालिकान, उनके बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े जबरदस्त नाम हैं जिन्होंने मारे खाई और कुर्बानियां दी, मगर वो डटे रहे और उन्होंने मीडिया की जो आज़ादी है वो उन्होंने खुद हासिल की है अपने जोर बाजू पर, कुर्बानियां देकर। लेकिन ये भी मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि पिछले 2-2.5 साल में जो एक खास एक मुहिम चलाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ज़ुलमा के खिलाफ, उससे आज जो सारा का सारा जो मौसम जो है, एटमॉस्फेयर, वो कितना पोल्यूट हो चुका है। और अब अगर आपने रिवर्स गियर लगाया है तो उसमें कितनी दिक्कत आपको महसूस हो रही है। इससे भी मैं समझता हूं कि हमें सबक सीखना होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि हम आपकी आज़ादी और आपके इज़हार राय के लिए, अपने इज़हार राय के लिए पूरी तरह हम आपको सपोर्ट करते हैं। मीर शकील रहमान जेल में है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, और वो दोस्त जो यहाँ पर बैठे हैं, मतीउल्लाह जान साहब, हामिद मीर थे, शायद चले गए, और भी जिन्होंने अपना सच गोई के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उमर चीमा साहब, मैं तो उनको शायद कभी जिंदगी में एक आध बार ही मिला हूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये वो बुनियादी पिलर्स हैं किसी भी माशरे के जिंदा रहने के लिए, और उसमें काले कोट वालों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। कोई इससे इख्तलाफ करे, इत्तेफाक करे कि अदलिया की बहाली के उसके नताइज अल्टीमेटली क्या निकले, दैट इज अगेन अनदर चैप्टर टू बी स्टडीड डीपली। बट ऑन द फेस ऑफ इट, जो कुर्बानियां और जो जदोजहद काले कोट वालों ने अदलिया की बहाली के लिए दी थी, कि एक ऐसा ख्वाब था कि अब सही मानों में पाकिस्तान जो है वो इकबाल और कायद का पाकिस्तान बन जाएगा और इंसाफ हर एक की दहलीज पे मिलेगा। और उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा साथ दिया, पूरी कुर्बानी दी, हर जगह शरीक रहे। खुद मेरे कायद मियां नवाज शरीफ मॉडल टाउन से निकले तो अल्लाह के सहारे निकले थे, इसलिए कि उस जमाने में टेररिज्म जोरों पर था और कुछ पता नहीं था कि कहां धमाका हो जाएगा। और वो अपने खुदा के सहारे निकले, और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, हर पार्टी ने, हर लीडर ने उसमें अपना हिस्सा डाला, और फिर वो वक्त आया कि अदलिया बहाल हुई। उसके क्या हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये नताइज निकलेंगे, इट इज एनीबडीज गेस। लेकिन एक नोबल कॉज के लिए हम सब, पूरी कौम उस वक्त यकजा थी। मगर आज उसके बाद हालात फिर दोबारा यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। हालात फिर उन्होंने एक दोबारा नेगेटिव टर्न लिया है, और आज मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी में
جو जिन का ज़मीर जिंदा है, जो बड़े काबिल लोग हैं, अमानतदार हैं और उनको कोई कमी नहीं है, वो तमाम दबाव और बर्दाश्त के बावजूद भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अरशद मलिक का नाम लिया, इस तरह के भी जो लोग हैं, जो ब्लैक शीप हैं, जिससे कि इंसाफ और अदल को मैं समझता हूं कि इर्रेपरेबल नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये जो इस फोरम पर जो बात हुई है, इस बात के हवाले से तमाम अकाबरीन ने यहाँ पर बात की, और मैं छोटे सूबों के हवाले से और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जुग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, मगर चूंकि फासले बहुत अपना ज़्यादा हैं, एक कस्बे से दूसरे कस्बे से, एक शहर से दूसरे शहर तक, तो नेचुरली बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए और रोटी और दाल और दवाई और खुशहाली और तरक्की के लिए वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और एनएफसी अवार्ड में जो पिछला एनएफसी अवार्ड हुआ, जो कि पीपल्स पार्टी के जमाने में था और उसमें सारे सूबों ने मिलकर किया, मैं नॉट फॉर द सेक ऑफ सेल्फ प्रोजेक्शन, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, वो जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में, उनको जरदारी साहब की पूरी सपोर्ट थी, उन जमाने के फाइनेंस मिनिस्टर की। पंजाब ने पंजाब में जो भी थे फाइनेंशियल गैप्स बाकी सूबों के, पंजाब ने अपने जिम्मे लिए। इसलिए मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि पंजाब अपना साइज, अपना पॉपुलेशन में बड़ा भाई तो होगा, वसाइल के हवाले से बड़ा भाई तो होगा, लेकिन जब तक पंजाब सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर बराबर का भाई नहीं बनेगा, पाकिस्तान और कायद का असल जो मकसद पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमने पूरे वो जो गैप्स थे, जो कि अपना उस एनएफसी को अचीव करने के लिए, वो पंजाब ने अपने जिम्मे लिए। और बलूचिस्तान का खास तौर पर जो शेयर था वो 100% उस एनएफसी अवार्ड में बढ़ाया गया, जिसकी हमें बड़ी खुशी है। इसलिए कि अगर आप आज़ादी अपना इजहार की बात करते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप आइन की बात करते हैं, अगर आप जो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर उसके साथ जुड़ी हुई है मईशत, लोगों का रोजगार, लोगों को उनको एम्पावर करना, उनको तालीम देना, उनको इलाज मुहैया करना, मुल्क को तरक्की के हवाले से हमकनार करवाना, और चारों सूबों को मिलकर बराबर। ये नहीं हो सकता कि पंजाब अकेला आगे चले और बाकी सूबे पीछे रह जाएं। ये ना कायद आजम का पाकिस्तान का ख्वाब था, ना इलामा इकबाल का था, और इससे पाकिस्तान को माजी में भी नुकसान पहुंचा और खुदा न खास्ता पहुंच सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस हवाले से हमें अपना बहुत तहम्मुल से और अरक रेजी से इन मामलात के ऊपर बात करनी होगी। और जहां पर मैंने उन अजीम जजों का नाम लिया, वहां पर काजी फायज ईसा का नाम अगर नहीं लूंगा तो बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस हवाले से, और हमें इसको पोलिटिसाइज नहीं करना, इसलिए कि जब भी मामला जुडिशरी पोलिटिसाइज हुई और दूसरे जो इदारे पोलिटिसाइज हुए, उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। इंसाफ है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो तांगाबान है, चाहे वो एक अफसर है। और नैब के हवाले से इस हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, मैं कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं गवाल मंडी में बड़े नेक लोग रहते हैं, गवाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आके बसे, वो कराची में आके बसे, वो बलूचिस्तान में आके बसे, वो केपीके में आके बसे। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नजर से देखें और उसको आप हतक अमेज अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा
اپنا وزیر اعظم جس کو یہ احساس نہ ہو کہ پاکستان کا ہر چپا، ہر گلی، ہر قصبہ، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر صوبہ وہ مقدم ہے اور مقدس ہے، جنہوں نے ہر ایک نے قربانیاں دی ہیں، تمام صوبوں نے مل کر۔ سندھ نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، بنگال جو ہم سے علیحدہ ہو گیا انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ تو اس آج کے ان حالات میں جب چاروں طرف معیشت تباہ ہو چکی، بے روزگاری عروج پر ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں مہنگائی وہ عروج پر ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، غریب آدمی پس گیا ہے، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے، اور آپ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ایک تو آپ بلوں کو آپ سٹیم رول کرواتے ہیں، اور پھر پارلیمان میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات لمبی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس پاکستان کو توانا کرنا ہے، اس پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اقوام عالم میں